Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So today we are going to discuss the most important topic of agriculture economy, that is agriculture production economics. In this lecture we will discuss about what is agriculture production economics, what are its objectives, what are the basic concepts in agriculture production economics. After that we will discuss the laws of returns, and at the last we will discuss the factor production relation. In that we will discuss factor relation, product relation, and factor product relation. Clear? So before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. For the PDF of the videos, you can join our Telegram channel, that is EduMask 1008. So without wasting our time, let's move further. तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स. क्लियर? तीनों वर्ड्स का अलग अलग मतलब देखें तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर भाई हमें पता है फार्मिंग से रिलेटेड है. उसके बाद सेकंड है प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को अगर हम प्रोड्यूस करें, गुड्स सर्विसेज जैसे भी, वो चीज़ प्रोडक्शन में आती है. इकोनॉमिक्स हमें पता है, ये हमें हेल्प करता है बिजनेस प्लानिंग्स में, मार्केटिंग रिसर्च में, मैनेजमेंट में, हमारी कंट्री को का फाइनेंस मेंटेन करने में, इन्फ्लेशन, रिसेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ों में हमें इकोनॉमिक्स को इस तरह से पता है. लेकिन अब इन तीनों वर्ड से क्लब होके अगर हमारा बन रहा है तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर के लिए इकोनॉमिक्स हेल्पफुल है या प्रोडक्शन में कैसे इकोनॉमिक्स हमारा हेल्पफुल है. तो अब इसका पूरा हम एक जिस्ट देखेंगे कि इस पूरा जो ये 3 वर्ड से मिलके हमारा एक पूरा का पूरा एक वर्ड बना है, उसको इन डिटेल हम अभी डिस्क्राइब करेंगे. क्लियर? तो सबसे पहला हमारा आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स. तो अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को मैं एक मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर बताना चाहूँ, तो जो हमारे इकोनॉमिक्स पे प्रिंसिपल्स और मेथड्स यूज़ होते हैं, उनको अगर हम अपनी फार्म इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर में अगर हम यूज़ करेंगे तो वो क्या बन जाता है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बन जाता है. क्लियर? एक बार फिर बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स और मेथड्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फार्म इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर पर्टिकुलरली, तो हमारा क्या आता है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के कहा जाता है उसको. अब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को? जस्ट टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए, जैसे कि भाई हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, हमारा आउटपुट मैक्सिमाइजेशन करना है, हमारी कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ करना है. तो ये सारे फैक्टर्स हमारे जब हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. क्लियर हो गया एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन? उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स. अब प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका एप्लीकेशन हम प्रोडक्शन में करते हैं तो हमारा क्या बनता है? प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स बनता है. अब प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर अब हमने देखा कि ये वर्ड यूज़ कर रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं. हमने अभी इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि भाई हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट में, मार्केटिंग रिसर्च में, ठीक है, हमारे एनालिटिक्स में, सब चीज़ में. लेकिन अब इसको भी सेग्रीगेट करके 2 पार्ट में बना दिया गया, क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि अगर हम बॉटम अप लेवल पे किसी चीज़ को कर रहे हैं, मान लो हम प्राइस देख रहे हैं, हम सप्लाई डिमांड सब चीज़ देख रहे हैं किसी कंट्री के लिए, हम बिल्कुल नीचे से ऊपर तक के लेवल पे जाके सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, तो वो सब किसके अंदर आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आता है कि हम लार्ज लेवल पे बात करें, हम नेशनल लेवल पे बात करें, कंट्री के लेवल पे बात करें, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं. क्लियर? तो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के लिए हम कौन से प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे. किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन में. क्लियर? अब इसके लिए हमारे जो मतलब इस थ्योरी के अंदर हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि भाई ये यूज़ होंगे हमारे प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में. सबसे पहला आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट फैक्टर. भाई हमारा मिनिमाइजेशन होना चाहिए कॉस्ट का. उसके बाद हमारा इनपुट से हमें आउटपुट कैसा मिल रहा है वो. उसके बाद हमारे जो इनपुट है या रिसोर्सेज हैं उनसे हमें मैक्सिमाइजेशन हो प्रॉफिट का और मिनिमाइजेशन हो कॉस्ट का. क्लियर? तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं जो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्शन के लिए, वो इन सारे फैक्टर्स पे काम करेंगे. क्लियर? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया. अब हम पढ़ेंगे इन दोनों का जो क्लब बन रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स. तो अब आता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स. इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एन अप्लाइड फील्ड ऑफ साइंस. ये एक अप्लाइड फील्ड है जिसका हम एप्लीकेशन कर रहे हैं. इसके अंदर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? हमारे जितने इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं. किस लिए? जस्ट फॉर द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए. अब रिसोर्सेज हमारे क्या क्या हो सकते हैं?
लैंड हो सकता है, लेबर हो सकता है, कैपिटल है, हमारा जो मैनेजमेंट हमारा है रिसोर्सेज का वो है। तो हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री में हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए जो जो प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के, उनको जब हम अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है वो किस चीज़ पे मेनली फोकस करता है, किस चीज़ के लिए ज़्यादा कंसर्न है, वो है इसकी जो चॉइसेस है वो क्या है कि वो प्रोडक्शन पैटर्न पे फोकस करता है कि कैसा पैटर्न होना चाहिए हमारा जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है। और इसका जो मेन मोटो है बस वो यही है कि हम हमारे जो फार्मर का जो ऑब्जेक्टिव है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, उसको हम पूरा कर पाएँ। क्लियर? तो ये था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद अब आते हैं हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब हमारा जो फार्मर है या हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आता है कि हम सबसे पहले ये डिटरमाइन करें कि क्या कंडीशंस हैं जो हमें एक ऑप्टिमम यूज़ के लिए, मतलब हमारे फिजिबल यूज़ के लिए हमारे लिए बेनिफिशियरी है या फिर नीडेड है हमारे लिए, हमारी नेसेसिटी हैं वो सारी कंडीशंस, जिससे कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा या मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा हमें। तो सबसे पहले तो हमें उन कंडीशंस को डिटरमाइन करना है और फिर उनको पॉइंट आउट करके ये चीज़ें फार्मिंग इंडस्ट्री को समझानी है, फार्मिंग इंडस्ट्री को बतानी है। क्लियर? तो पहला ऑब्जेक्टिव यही कहता है, जस्ट टू डिटरमाइन एंड इंडिकेट द कंडीशंस दैट प्रोवाइड द ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, लेबर, लैंड, मैनेजमेंट रिसोर्सेज। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इनका ऑप्टिमम यूज हो किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए, लाइफ स्टॉक जितना है हमारा, जो एनिमल्स जो भी हैं जिन पे हम जो मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, फीड करते हैं और हम भी उन पर डिपेंडेंट हैं इनडायरेक्टली। क्लियर? एंड अलाइड एंटरप्राइजेज, जो इससे जुड़ी हुई जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या एंटरप्राइजेज हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से, उन सब के लिए हमें सबसे पहले कंडीशंस को डिटरमाइन करना है और उनको फिर पॉइंट आउट करना है। पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, वो क्या कहता है कि जो हम रिसोर्सेज को जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग वे है, जिस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है, वो किस हद तक डेविएट करता है, किस हद तक मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जितना कि हमें फिजिबली यूज़ करना चाहिए। क्लियर? मान लो कि मैं किसी भी रिसोर्स को बहुत एक्सेस में यूज़ कर रही हूँ, मान लो मैं वाटर को बहुत अननेसेसरीली यूज़ कर रही हूँ, वो और मेरे को कितना यूज़ करना चाहिए, मेरे लिए ऑप्टिमम कितना है, वो उन दोनों के बीच में कितना डेविएशन आ रहा है, वो सारी चीज़ भी इसके अंदर आती हैं कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़नी है। उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस चीज़ को भी डिटरमाइन करना है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हो पाएँ। जहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है रिसोर्सेज की, उस चीज़ को देखिए कि हमें ऑप्टिमम बेसिस पे कैसे यूज़ करना है। क्लियर हो गया दूसरा। उसके बाद तीसरा आता है हमें कि हमारा जो प्रोडक्शन पैटर्न है उसको, उसकी जो कंडीशन है अभी, उसको एनालाइज किया जाए, हमारे रिसोर्सेज को जिस तरह से हम यूज़ करें उसको एनालाइज किया जाए और फिर उसके बाद ये टेक्निक समझाई जाए कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले कंडीशन एनालाइज करना कि एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करने की, हमारे प्रोडक्शन पैटर्न की, और उसके बाद वो टेक्निक्स यूज़ की जाए या इम्प्लीमेंट की जाए या एक्सप्लेन की जाए, जिससे कि हमारे जो रिसोर्सेज है या प्रोडक्शन पैटर्न है वो ऑप्टिमम तरीके से यूज़ हो सके। क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव्स? अब आते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि कॉन्सेप्ट कह दो या टर्म्स जो भी हमारी यूज़ की गई हैं इसके अंदर, और कैसे कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, जिससे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है क्या। तो सबसे पहला हमारा आता है फर्स्ट प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच सम गुड्स और सर्विसेज, जिनको हम इनपुट कहते हैं, ठीक है, मान लो रॉ मटेरियल है हमारा, जो गुड्स है, या फिर हम सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ इनपुट, उस इनपुट की फॉर्म में जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू अदर गुड्स, जिसको आउटपुट या प्रोडक्ट कहा जाता है। तो प्रोडक्शन क्या होता है कि इनपुट का ट्रांसफॉर्मेशन होना आउटपुट में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक टेक्निकल या फिर मैथमेटिकल टर्म है या एक्सप्रेशन है जो हमें बताता है कि हमारी जो क्वांटिटी है इनपुट की या इनपुट सर्विस की, उसका जो हमारा आउटपुट निकल के आया है, जो क्वांटिटी आई है आउटपुट की, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्लियर? तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें रिलेशनशिप बताता है इनपुट की क्वांटिटी और आउटपुट की क्वांटिटी के बीच में। तो ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो दो टाइप का होता है। पहला है हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा आता है हमारा डिसकॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट प्रोडक्शन फंक्शन।
तो नाम से ही समझ में आ रहा है कॉन्टिन्यूस मतलब जिसको वो फंक्शन जो कि हमें ये पता है कि हमारा जो इनपुट है वो स्मॉलर डोजेज में या स्मॉलर पार्ट्स में वर्क यूनिट्स में डिवाइड हो सकता है। क्लियर। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जो है हमारा उसको हम मेजरमेंट के बेसिस पे जान सकते हैं। जैसे हमारे सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, तो ये स्मॉलर डोजेज में स्प्लिट हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर आते हैं? कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आते हैं। दूसरा है हमारा डिसकॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट प्रोडक्शन फंक्शन। इसके अंदर क्या आता है? ये हमारी जो वर्क यूनिट है या ये जो हमारे इनपुट्स हैं इनको हम स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये होल नंबर में मतलब ये कंप्लीट ही यूज किए जाते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि हमारे नंबर ऑफ प्लोइंग्स, हमारे जो प्लोइंग्स के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बिल्कुल होल नंबर में हो सकते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं डिवाइड या सेग्रीगेट नहीं कर सकते। वीडिंग्स के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए जो हमारा यूज हो रहा है, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे डिस्क्रीट प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स। ओके, नेक्स्ट कम्स ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड और प्रोडक्शन पीरियड। तो क्या होता है ये? जब भी किसी इनपुट या रिसोर्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने में जो टाइम लगता है, मतलब एक आउटपुट बनने में जो उसको टाइम लगता है, किसी भी रिसोर्सेज को कोई पूरा प्रोडक्ट बनने में जो टाइम लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो उसका होता है, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड कहते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड या प्रोडक्शन पीरियड है, ये वेरी करता है कि हम किस टाइप का रिसोर्स मतलब ले रहे हैं या किस टाइप के रिसोर्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है किस चीज़ का? हमारे रिसोर्सेज का टू द प्रोडक्ट। इस पीरियड को, जिस पीरियड में ये पूरा रिसोर्स प्रोडक्ट बन के निकलता है, उसको कहते हैं प्रोडक्शन पीरियड या ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। अब कुछ रिसोर्सेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है वो शॉर्ट होता है, जैसे कि हम कह दें एग्जांपल है हमारा सीड, फीड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, प्लांट प्रोटेक्शन, केमिकल्स जितने भी होते हैं वो। ठीक है, बाकी जो मतलब हम कह दें कि जिसको रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म होने में प्रोडक्ट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि मशीन्स हो गई, हमारी बिल्डिंग्स जो हम बनाते हैं उसको टाइम लगता है पूरा बन के तैयार होने में। और कुछ ऐसे होते हैं हमारे रिसोर्सेज जो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होते, जैसे लैंड है हमारी। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है हमारी, अगर हम उसमें मतलब चेंजेस कैसे आते हैं कि भाई उसकी फर्टिलिटी लूज होती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लेकिन वो बहुत ही ऐसे शॉर्ट टाइम में या फिर एक लंबा टाइम भी हम ये नहीं कह सकते 2-4 साल में ही ऐसी हो जाएगी, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस लगता है और कई बार कभी नहीं होता। अगर हम उसको नहीं छेड़ें तो वो कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होते। क्लियर। अब आता है हमारा इसी में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड का ही आगे हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो है, पहला आता है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसमें क्या होता है? हमारा जो पीरियड है प्रोडक्शन फंक्शन का, वो जिसमें कि हमारे कुछ जो रिसोर्सेज है या इनपुट्स हैं हमारे वो फिक्स रखे जाएं और बाकी के सारे जो है वो वेरिएबल रिसोर्सेज रखे जाएं। क्लियर। जैसे हमारी जो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये जैसे y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x1 गिवन का स्लैश मानते थे हम इसे x2 x3 xn। इसमें क्या है? हमारा y जो है वो आउटपुट निकल के आ रहा है, x1 जो है हमारा वेरिएबल इनपुट है कि हम इसको कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन x2 x3 xn तक जितने भी हमारे इनपुट्स हैं वो सारे फिक्स लिए गए हैं। क्लियर। तो ऐसा मतलब जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें क्या होता है कि कुछ मतलब कुछ को तो हम फिक्स रखते हैं, कुछ इनपुट्स को, और कुछ को हम वेरिएबल रिसोर्सेज मानते हैं। कुछ इनपुट्स को, कुछ रिसोर्सेज को हम फिक्स रखेंगे और बाकी के वेरिएबल रहेंगे। क्लियर। उस पीरियड को या उस प्रोडक्शन फंक्शन को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर। उसके बाद हमारा एग्जांपल दे रखा है हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये हम थोड़ा डिटेल में हमारे आगे वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए इसको हम होल्ड पे रख देते हैं। क्लियर। अब आता है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। वही कि इसमें क्या होता है हमारा, उसमें हम क्या कर रहे थे कि कुछ को फिक्स रख दे रहे थे, कुछ हमारे वेरिएबल थे इनपुट्स, लेकिन इसमें क्या होता है हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, इनपुट हमारा जो रिसोर्सेज होते हैं, वो सारे हम कैसे रखते हैं? वेरिएबल रखते हैं ड्यूरिंग आवर प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर। जैसे अब इसमें दे रखा है हमारा y जो है वो आउटपुट है और x1 x2 x3 सॉन अप टू xn ये सारे क्या है? वेरिएबल इनपुट है। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रखा है रिटर्न्स टू स्केल। ये सारे अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जब हम लॉज ऑफ रिटर्न्स पढ़ेंगे। क्लियर है। उसके बाद अब हमारा आता है टेक्निकल कोफिशिएंट। टेक्निकल कोफिशिएंट क्या है कि जो अमाउंट ऑफ इनपुट है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब कि हम कितना इनपुट ले रहे हैं जिससे कि हमें मतलब एक यूनिट ऑफ आउटपुट हमें मिल जा रहा है, तो वो जो एक मतलब अमाउंट है इनपुट की उसको क्या कहते हैं? टेक्निकल कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से रेशियो आ गया अमाउंट ऑफ इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कि भाई एक यूनिट आउटपुट के लिए हमें कितना इनपुट चाहिए। क्लियर। अब जो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है जो हमने अभी डिस्कस किया था, वो हमारा 3 वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम 3 तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला टेबुलर फॉर्म में,
सेकंड आता है हमारा ग्राफिकल फॉर्म में, थर्ड आता है एल्जेब्रिक फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म तो नाम से हमें समझ में आ रहा है। टेबुलर फॉर्म क्या है कि हम प्रोडक्शन फंक्शन को टेबल की फॉर्म में बता सकते हैं, जिसमें भी हमारा एक कॉलम क्या होगा, हमारा इनपुट होगा, जबकि जो दूसरा कॉलम होगा वो हमें आउटपुट को इंडिकेशन कर रहा होगा, आउटपुट को इंडिकेट कर रहा होगा। क्लियर है। उसके बाद अब आता है हमारा ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म क्या होता है हमारा कि हम अपने जो इनपुट और आउटपुट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको ग्राफ्स के थ्रू बता रहे हैं। जैसे कि हम अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनपुट को ले रहे हैं और हमारा जो वर्टिकल एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस उस पे हम आउटपुट को ले रहे हैं। क्लियर। तो ये हो गया एक तरह से ग्राफिकल फॉर्म, हमारे एक प्रोडक्शन की जो फॉर्मेशन हो रही है उसको बताने की। क्लियर। उसके बाद आता है एल्जेब्रिक फॉर्म। एल्जेब्रिक प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है हमारा कि हम y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आउटपुट है हमारा, कि जब हमारा इनपुट डालेंगे हम तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। जैसे कि हम सीड, फर्टिलाइजर, मैन्योर, ये हमारे क्या है, ये हमारे एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये हमारे इनपुट्स हैं, क्योंकि जब हम ये डालते हैं तभी हमें क्रॉप मिलता है, क्रॉप यील्ड मिलती है, हमें लाइफ स्टॉक एंटरप्राइजेस मिलते हैं। जब हम कुछ इनपुट डालते हैं तभी हमें आउटपुट मिलता है। क्लियर। ये हमारे एल्जेब्रिक फॉर्म आ गए कि किसी भी फंक्शन को, मतलब किसी भी फंक्शन या इनपुट के फंक्शन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं और उससे हमारा आउटपुट निकल के आता है, y की फॉर्म में इक्वेशन बनती है, तो वो मतलब x की फॉर्म जो है, x का फंक्शन हमें y का आउटपुट दे दे, तो फिर हमारा क्या बनता है, वो एल्जेब्रिक फॉर्म बनती है। क्लियर है। अब आता है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हमारा रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज हम बहुत देर से डिस्कस करते आ रहे हैं। रिसोर्सेज क्या है, हमारा जो इनपुट है, हम जो भी इनपुट डालते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन होता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है, आउटपुट हमें मतलब पेन होता है। ठीक है, ये है हमारा रिसोर्स। रिसोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक हमें दिखने वाली एक टेंजिबल चीज है, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती है। तो टेंजिबल चीजों को हम स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर। तो रिसोर्स हो गया ये। उसके बाद आता है हमारा रिसोर्स सर्विसेज। अब जो सर्विसेज जो हैं, जो भी हम जैसे कि भाई कोई लेबर काम कर रही है, कोई मशीन काम कर रहा है, कोई लाइफ स्टॉक है, इन सबको हम क्या कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं। जो भी काम किया जा रहा है जिससे कि प्रोडक्शन मिल रहा है हमें, वो सारी क्या आती हैं, रिसोर्स सर्विसेज आती हैं। रिसोर्स सर्विसेज जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में फिजिकली एंटर नहीं करती, मतलब वो एक तरह से फिजिकल या टेंजिबल चीजें नहीं है, हम उन्हें देख तो सकते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उनको हम स्टोर भी नहीं कर सकते। अब किसी ने कोई काम किया, लेबर जो हो रही है, वो लेबर कोई दिख थोड़ी रही है, वो तो एक सर्विस है, वो प्रोवाइड की जा रही है, वो टाइमली प्रोवाइड की जाएगी, वो एक सर्विस दी जा रही है। ठीक है, तो उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। क्लियर। पहला है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, हमारा फिजिकली हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, इसको हम स्टोर करके रखते हैं। जैसे हमारे सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर हैं, ये सारे हमारे क्या है, रिसोर्सेज हैं जो कि फिजिकली हमें दिख रहे हैं। रिसोर्सेज सर्विसेज क्या है, जैसे कि कोई आदमी काम कर रहा है, कोई मशीन काम कर रही है, ये सर्विसेज को हम फिजिकली इंक्लूड या नहीं मान सकते कि फिजिकली हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं। ये सिर्फ हमारा मतलब एक तरह से पेरिशेबल चीजें हैं, ये इनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज सर्विसेज। मतलब रिसोर्सेज और रिसोर्सेज सर्विसेज के क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा फिक्स रिसोर्सेज। फिक्स रिसोर्सेज में क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के लिए जो यूज किए जा रहे हैं वो फिक्स रहते हैं, चाहे हम किसी भी लेवल का प्रोडक्शन कर रहे हो, हमारा वो रिसोर्स जो है वो फिक्स रहेगा। जैसे कि मैं मानूं हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड होती है या हमारी जो मशीनरी होती है, लैंड जो है हमारी उतनी ही रहेगी, हम उस पर मतलब नंबर ऑफ क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, हम बहुत ह्यूज प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, हम लेस प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा वो रिसोर्स कैसा है, फिक्स रिसोर्स है। ठीक है, और ये रिसोर्स क्या है, वो शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिस्ट करता है। क्लियर। और इसके लिए जो कॉस्ट एसोसिएट करते हैं हम, जो भी इसके लिए कॉस्ट लगाई जाती है, कॉस्ट मानी जाती है, वो क्या होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमारा आता है वेरिएबल रिसोर्सेज। वेरिएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि हमारा जैसा लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है उसके हिसाब से जब हमारे रिसोर्सेज वेरी करते हैं, उनको हम वेरिएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और ये रिसोर्सेज दोनों तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट रन भी हो सकते हैं, लॉन्ग रन में भी हो सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी। जैसे कि हमारे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सारे जो हैं, मान लो अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज़्यादा लेवल पे सीड्स या फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हमें लोअर लेवल पे करना है तो हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए इनके जो रिसोर्सेज हैं ये क्या है, ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं और उस हिसाब से वेरी करते रहते हैं। इनकी जो कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। भाई अब कोई रिसोर्स एकदम फिक्स्ड ही नहीं है, वेरी कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट भी वेरी करेगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो रिसोर्सेज। फ्लो रिसोर्सेज कौन से होते हैं कि इनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, ये जब भी एज एंड व्हेन ये अवेलेबल होंगे, हमें मिलेंगे, तभी के तभी हमें इन्हें यूज करना पड़ेगा। जैसे कि सर्विसेज ऑफ लेबर, सनशाइन,
अगर हमारे भाई लेबर आज मान लो हमें 100 लोगों की ज़रूरत है और हमें आज 100 लोग मिल रहे हैं, 50 लोग मिल रहे हैं, तो वो जो सर्विसेज हैं वो लेबर जो हमें प्रोवाइड कर रही है वो उस दिन के लिए पर्टिकुलर डे के लिए हमें जैसी मिलेगी उस हिसाब से हमें यूज़ करनी पड़ेगी। क्या पता हमारा अगले दिन वो कम हो जाए। ठीक है, तो फ्लो रिसोर्सेज कैसे हो, सनशाइन, मतलब आज धूप निकल रही है तो आज ही वो ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम उसको, मान लो कल बारिश होगी तो ये रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, इनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि ये सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज को हम वैसे भी स्टोर नहीं कर सकते, जब भी हमें कोई सर्विस प्रोवाइड होती है उसको स्टोर करके नहीं रख सकते और इनको हमें जैसे ही हमें ये अवेलेबल होंगी वैसे ही हमें यूज़ करना पड़ता है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा स्टॉक रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज मतलब इनको हम स्टोर तो कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं एक टाइम पीरियड पे हम इन्हें, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम इन्हें अभी यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम इन्हें बाद में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इन्हें हम एक पीरियड पे यूज़ ना करके लॉन्गर टाइम तक के लिए यूज़ करते हैं या बाद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं और इनको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया स्टॉक रिसोर्सेज। अब हम किसी भी इनपुट या किसी भी रिसोर्स को कैसे बताते हैं कि भाई वो फ्लो रिसोर्स है या फिर वो स्टॉक रिसोर्स है, ये डिपेंड करता है हम हमारा जो लेंथ है, टाइम पीरियड जो है, हम उसको किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं। कि भाई हम लॉन्गर टाइम के लिए अगर हम सोच रहे हैं, मान ले हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो ट्रैक्टर है उसकी लाइफ अगर हम 10 साल के लिए सोचें तो वो एक स्टॉक की तरह है कि भाई हम उसको, ऐसा नहीं है कि वन टाइम ही हम एक टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर पा रहे हैं, वो एक लॉन्गर पीरियड के लिए भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि ये फ्लो रिसोर्स की तरह भी है, क्यों? क्योंकि मैं डे टू डे लाइफ में भी इसको यूज़ कर रही हूँ कि मेरे को आज भी ज़रूरत है, मेरे को कल भी ज़रूरत है। तो ये जो फ्लो और स्टॉक जो रिसोर्स है ये किस हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है, सेग्रीगेट किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड के ऊपर कि हम किस टाइम पीरियड को ले रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी ले रहे हैं। मान लो अगर हम 10 साल के लिए ले रहे हैं तो ट्रैक्टर हमारे लिए स्टॉक रिसोर्स बन गया, लेकिन अगर हम एक दिन पर डे के हिसाब से देख रहे हैं तो वो हमारे लिए फ्लो रिसोर्स हो गया। क्लियर हो गया। तो ये एक टाइम डिपेंडेंट चीज़ है। उसके बाद आता है हमारा मोनो पीरियड रिसोर्सेज। मोनो पीरियड रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे प्रोडक्शन में एक ही बार यूज़ हो सकते हैं उनको कहते हैं मोनो पीरियड रिसोर्सेज। जैसे कि हमारे सीड्स हैं, हमारे फ्यूल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर्स हैं, जो हम लेके आएंगे वो एक ही बार में यूज़ हो जाएंगे, उनको हम मतलब रिपीटेडली बार बार यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो है वो है पॉली पीरियड रिसोर्सेज। पॉली पीरियड रिसोर्सेज क्या है? ये ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनको हम साल में या फिर साल दर साल हम यूज़ करते ही रहते हैं प्रोडक्शन में। जैसे कि हमारी लैंड हो गई, हमारी मशीनरी होगी, हमारे इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, तो ये सारे क्या होते हैं, ये बहुत सालों तक हमें यूज़ होते रहते हैं। हमारी लैंड है उसको हम बार बार भाई क्रॉप को कल्टीवेट कर लेंगे, फिर हम लगा देंगे नई क्रॉप, तो ये मल्टीपल टाइम्स हमारे लिए यूज़ होती हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं पॉली पीरियड रिसोर्सेज। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आता है हमारा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी वर्ड से ही हमें पता है उसका मतलब क्या होता है कि कितना एफिशिएंट, कितना अच्छा, मतलब वो रिसोर्स मतलब बंदे को या फिर जो भी पर्सन उसको रिसोर्स को यूज़ कर रहा है उसे सेटिस्फाइड हो, उसकी डिज़ायर पूरी हो। ठीक है, उस तरीके का हम रिसोर्स को मतलब यूज़ करना चाहते हैं, उस तरीके का रिसोर्सेज का या फिर इनपुट का हमें एफिशिएंसी रखनी है। क्लियर। तो एफिशिएंसी वर्ड यही है, ये एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो रिसोर्स है वो कितनी इफेक्टिवली काम करता है, जिससे कि हमारा जो जो फार्मर है वो अच्छे से उसकी जो नीड्स और डिज़ायर्स है वो पूरी हो। क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी। तो पहला आता है हमारा टेक्निकल एफिशिएंसी। टेक्निकल एफिशिएंसी क्या है? ये रेशियो है हमारा फिजिकल आउटपुट से इनपुट का। मतलब एक तरह से मैं कह दूं कि जो आउटपुट है हमारा उसके साथ अगर हम हमारा जो इनपुट यूज़ किया, हमने रिसोर्स यूज़ किया है, उसका अगर रेशियो निकालेंगे तो वो क्या देगा, हमें टेक्निकल एफिशिएंसी देगा। और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये इम्प्लाई क्या करता है कि हम अपना जो रिसोर्स है उसको कितना एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं विदाउट एनी वेस्टेज, कि भाई हमारा रिसोर्स से जो आउटपुट बने उसके ड्यूरेशन में जो उसके मतलब पूरा आउटपुट बनने तक के प्रोसेस में कोई भी वेस्टेज ना मिले, मतलब लेस टू लेस, मतलब लीस्ट वेस्टेज आए हमारा। क्लियर। तो टेक्निकल एफिशिएंसी का ये है y बाय एक्स, वाई इज टोटल आउटपुट एंड x इज क्वांटिटी ऑफ इनपुट, कि भाई इनपुट कितना ले रहे हैं हम वो x है और y हमारा टोटल आउटपुट जो निकल के आ रहा है वो है। ओके। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है हमारी, कि हमारा जो हमारी टेक्निकल एफिशिएंसी है उसको अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में बताएं, थ्रू प्राइसेस बताएं, तो क्या होएगा, हमारा इकोनॉमिक एफिशिएंसी निकल जाएगी। अगर दूसरे अदर वर्ड्स में बताऊं, दूसरी तरीके से समझाऊं, तो क्या है कि हमारी जो वैल्यू है आउटपुट की उसका रेशियो अगर मैं लूँ जो इनपुट की वैल्यू है उसके साथ, तो वो क्या हो जाता है, हमारा इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो जाती है। क्लियर। मतलब टेक्निकल एफिशिएंसी को अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में बता दूं, प्राइस की टर्म्स में बता दूं, तो वो क्या आ जाता है, हमारा इकोनॉमी एफिशिएंसी आ जाती है। क्लियर। ये हमें दे रखा है, इसका फॉर्मूला ये है y इंटू पी बाय
डिवाइड बाय एक्स इंटू पी एक्स, तो वही आ जाएगा, प्राइस की टर्म्स में आ गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है हमारी, कि कब होती है हमारी एफिशिएंसी, कब हम कहते हैं कि इतना एफिशिएंट है हमारे रिसोर्स की हमारे पास कोई और पॉसिबल वे ना बचे उस रिसोर्स को या उस प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने का दोबारा से, कि कैसे, कि भाई वो सबसे मैक्सिमम यील्ड दे रहा है और किसी दूसरे का जो उसके साथ कॉम्बिनेशन है वो सबसे कम यील्ड दे रहा है, विदाउट मेकिंग दैट थिंग। फिर से समझाती हूँ, क्या होता है कि हमारा जो एलोकेटिव एफिशिएंसी है उसका मतलब होता है कि हमें कोई भी ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन वाली चीज़ पॉसिबल ना हो, कोई भी ऐसा स्टेप पॉसिबल ना हो, कोई भी ऐसा मेथड पॉसिबल ना हो दोबारा से ऑर्गेनाइज करने का रिसोर्स को, कि जिसमें ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि हमें एक तो हायर यील्ड का मिल रहा है और दूसरा लेस यील्ड का मिल रहा है, मतलब हमारे जिसमें एलोकेशन इतने बेस्ट से बेस्ट तरीके से हो कि उसमें रीऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल ही ना हो, उसको कहते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी। क्लियर? इट रेफर्स टू द रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, इसीलिए इसको रिसोर्स यूज एफिशिएंसी कहते हैं। समझ आ गया कि हमारे पास कोई और तरीका बचे ही ना, इतने मतलब मोस्ट पॉसिबल वे में हम अपने रिसोर्स को एलोकेट करेंगे जिससे कि उसका दोबारा से कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो सके, रीऑर्गेनाइज ना कर पाए हम उसको, कि हम ये कह पाए कि इससे बेटर कंडीशन मिल सकती है हमें। क्लियर? ये है हमारा एलोकेटिव एफिशिएंसी। अब आता है हमारा कॉस्ट कल्टीवेशन, कि हमारा कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है तो क्या है, जो एक्सपेंडिचर एक्वायर्ड किया जाता है, जो एक्सपेंडिचर लगता है इनपुट या इनपुट सर्विसेज में किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए पर यूनिट एरिया पे, उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है हमारा, कौन कौन से ऑपरेशंस इंक्लूड करता है, जैसे थ्रेशिंग, क्लीनिंग, टेकिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द फील्ड टू होम, घर तक ले जा रहे हैं हम किसी भी अपनी क्रॉप को, ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे जो कल्टीवेशन जो कॉस्ट है उसके अंदर आते हैं। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, रुपीस पर हेक्टेयर या रुपीस पर एकड़ में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं हमारी कल्टीवेशन कॉस्ट को। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कि हमारा जो भी एक्सपेंडिचर लगता है किसी भी यूनिट, मतलब भाई हमारा जो आउटपुट निकल के आया, इनपुट डाले हमने, उसमें जो एक्सपेंडिचर लगा वो तो कल्टीवेशन कॉस्ट आ गया, लेकिन उसके बाद हमारे जो हमें एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है, जो हमारा एक्सपेंडिचर उस प्रोडक्शन के साथ एक यूनिट क्वांटिटी है जो हमारी आउटपुट की, उसके लिए जो हमारा एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है उसको क्या कहते हैं, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? और ये किस में वो की जाती है, किस में मेजर की जाती है, रुपीस पर केजी और रुपीस पर क्विंटल। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी कौन सी चीज़ है, कि इसके अंदर जब हमारी एक आइडियल सिचुएशन बन जाए, आइडियल कंडीशन बन जाए, जिसमें हम ये कह सकें कि हमारी कॉस्ट मिनिमम है और प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम है, तो हमारा हम क्या कहेंगे कि हमारी ऑप्टिमल सिचुएशन है, हमारी ऑप्टिमल कंडीशन हमें एक्वायर हो गई है। क्लियर हो गया? अब आता है हमारा लॉज ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी हेल्प से बना है, उनके रिजल्ट से ही हमें प्रोडक्शन मिलता है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया है। तो हमारे जो प्रोडक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, एक किसी इनपुट को वेरिएबल मानते हैं और बाकी सबको हम फिक्स रखते हैं, है ना, हमने अभी पढ़ा था लास्ट स्लाइड्स में। तो जो हमारा सिंगल जो वेरिएबल है उसका जो इनपुट का सिंगल वेरिएबल है और आउटपुट का जो है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम एक या कॉम्बिनेशन ऑफ द, मतलब जो ये तीनों हैं, इन तीनों की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि उन दोनों में जो वेरिएबल हमारा इनपुट है और आउटपुट है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। किससे बता सकते हैं, या तो हम ये जो तीनों हमें दिए हुए हैं कौन कौन से, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लॉ ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्या मतलब है इसका, कि हमें अगर रिलेशनशिप बतानी है अपनी वेरिएबल इनपुट और आउटपुट की, तो हम इनमें से किसी एक के थ्रू भी बता सकते हैं या किसी दो के हेल्प से, इन दो लॉ की हेल्प से भी बता सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ बोथ द लॉज, या फिर एक सिंगल लॉ की हेल्प से बता सकते हैं। क्लियर? तो अभी इन लॉज को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये लॉज हैं क्या, ये कैसे हेल्प करते हैं हमारी रिलेशनशिप बताने में हमारे वेरिएबल इनपुट और आउटपुट की। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो पहला आता है हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसमें क्या होता है, हमारा जो वेरिएबल इनपुट जो है, अगर उसमें हम जो हमारा फिक्स फैक्टर है उसको ऐड करते जाएंगे वन बाय वन, ठीक है, मोर और मोर हम उसको ऐड करेंगे, तो जो हमारा टोटल जो प्रोडक्शन है या टोटल जो प्रोडक्ट है हमारा, वो क्या होएगा, वो बढ़ेगा प्रीवियस यूनिट से ज़्यादा।
क्लियर। तो जो हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मतलब ये जो है एमपीपी, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा प्रोडक्शन वाली चीज़ पढ़ेंगे हम, कि प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट हैं, हमारा कैसा प्रोडक्शन होता है, उसमें जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। अभी मैं बता देती हूँ आपको, ये रेशियो होता है जब चेंज होता है आउटपुट का विद रिस्पेक्ट टू इनपुट में, तो उसको कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो हमारा जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो आउटपुट निकल के आ रहा है, जब हम वेरिएबल इनपुट में बार बार फिक्स फैक्टर को ऐड करे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा। तो इससे हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारा जो चेंज इन आउटपुट है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, उसको मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो एमपीपी है वो इंक्रीज होगा, और इसी को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्लियर। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स जब हमारा होगा, हमारा रिटर्न जब इंक्रीज होता जाएगा, तो हमारी जो कॉस्ट लग रही है आउटपुट के ऊपर वो लो होती जाएगी, वो कम होती जाएगी ऑब्वियसली। तो जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है वो क्या बताता है कि जो हमारा कॉस्ट है प्रोडक्ट के लिए, वो मतलब जो आउटपुट हमारा बढ़ता जा रहा है प्रोडक्शन का, हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से हमारी क्या है, हमारी कॉस्ट लो होती जा रही है। तो इसीलिए इस जो लॉ है इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स के साथ साथ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। क्लियर। क्या है इस लॉ का जो मोटो या बेस जो है वो यही है कि हमारा जो वेरिएबल इनपुट है उसमें जब हम फिक्स फैक्टर को ऐड करते जाते हैं, अप्लाई करते जाते हैं, तो ये हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें मोर एंड मोर इम्प्रूवमेंट करता है, इंक्रीज करता है प्रीवियस यूनिट से। इसी की वजह से हमारा जो एमपीपी है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है, और इसी को ही, इस लॉ को ही हम इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। जब इंक्रीजिंग रिटर्न हमारा मतलब हमारा जो रिटर्न है वो बढ़ता जाता है, तो हमारी जो कॉस्ट है, जो आउटपुट की जो कॉस्ट है वो लो होती जाती है। इसी वजह से हमारे इसको लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें हमारा जो इनपुट है वो सीड है, जो एक्स से डिनोट किया गया है, दैट इज इनपुट। हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा वाई, दैट इज आउटपुट। तो देखो हमारा जो इनपुट है वो सेम रेशियो से फिक्स फैक्टर से बढ़ रहा है। क्या 10 था, फिर 15 हुआ, तो 5 से बढ़ा, फिर 15 है, 15 से 20 हो रहा है, फिर 5 से बढ़ रहा है। क्लियर। तो ऐसे कर करके हमारा ये बढ़ता जा रहा है। क्लियर। लेकिन फिर अगर मैं ये देखूं कि हमारा जो आउटपुट है आउटपुट क्या है हमारा, पहले क्या था 1000 था, फिर हमारा 1025 हुआ, तो मतलब 25 का हो गया इंक्रीमेंट, इसमें 5 का ही था। उसके बाद हमने देखा कि 25 से हमारा 75 हो रहा है, फिर 50 का हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है ये इम्प्रूव होता जा रहा है फिर, क्योंकि हम उसमें हर बार एक फिक्स फैक्टर, फिक्स इनपुट क्या कर रहे हैं, 5 जो है हमारा, उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। इससे हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है। और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, यही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट होता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो मैंने अभी बताया था आपको। तो ये आ गया हमारा रिटर्न। तो जब मैं इसका रेशियो लूंगी, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करूंगी, तो क्या आएगा मेरा, यहाँ पे कितना है मेरा 25, यहाँ पे कितना बचा मेरा 10 से 15 में, यहाँ पे कितना है 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 25 डिवाइड बाई 5, तो मेरा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मेरा यही जो है, यही मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है, तो ये 5 हो गया। नेक्स्ट का जब निकालना चाहूंगी तो ये 50 है, इसका भी फिर 5 से बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऐसे कर करके हमारा ये हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट में। तो ये इस तरीके से नीचे तक आते आते हमारा ये इंक्रीमेंट दे रहा है। क्लियर। उसके बाद मैंने ये नीचे अभी शो भी कर रखा है कि पहले में हमारा 5 यूनिट बढ़ा, फिर नेक्स्ट में हमारा 10 बढ़ा, फिर नेक्स्ट में 15 बढ़ा। तो ऐसे कर करके हमारा हर बार इंक्रीमेंट होता जा रहा है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। देखो एल्जेब्रिकली हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि हमारा जो पहला था वो कम था, ठीक है, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट था, फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कम था, जो नेक्स्ट हुआ उससे, मतलब पहला हमारा 5 आया, उसके बाद नेक्स्ट जो आया वो हमारा 10 आया। ऐसे कर करके हमारा हर बार बढ़ता जाएगा। ग्राफिकली दिखाएं तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ग्राफिकली जो है, आउटपुट जो है हमारा वर्टिकल एक्सिस पे है, ये दे रखा है हमने, ठीक है, और जो हमारा इनपुट है वो हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा इनपुट है और हमारा वाई एक्सिस पे आउटपुट है। तो हमारा क्या होएगा कि हमारा जो ये ग्राफ का जो कर्व आ रहा है वो कैसा आएगा, कॉन्वेक्स आएगा ऑरिजिन से। क्लियर। क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा, स्लाइटली इंक्रीज करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये अपवर्ड कॉन्वेक्स होगा हमारा ओरिजिन से। क्लियर। ग्राफिकली भी समझा दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है कांस्टेंट। तो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। तो इस लॉ के अंदर क्या होता है, हम वेरिएबल इनपुट में ऐसे ही
फिक्स फैक्टर को अप्लाई करते जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो एडिशनल जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है या इंक्रीमेंट हो रहा है हमारी अमाउंट में, वो क्या होता है, फिक्स रेशो से होता है। मतलब क्या होगा, जो हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो सेम रेट से बढ़ेगा। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल में बता देती हूँ। देखो एग्जांपल में हमें दे रखा है, देखो हमें एग्जांपल में दे रखा है कि हमारा क्या है कि 0 है, 0 से 10, तो 10 यूनिट बढ़ा है, ये हमारा इनपुट है फर्टिलाइजर। उसके बाद जब हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आया, हमारा जो आउटपुट निकल के आया है वो कितना बढ़ा है, हमारा 50 बढ़ा है, तो ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर, पहला जो आया हमारा वो 5 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे भी हमारा इनपुट तो 10 ही बढ़ा रहे हैं हम, है आउटपुट हमारा 50, मतलब 50 और बढ़ा दिया हमने, इंक्रीमेंट कर दिया, तो फिर से ये 5 बढ़ेगा। तो हमारा क्या होता है, हमारा जो इनपुट है, वेरिएबल इनपुट है, उसमें हम फिक्स फैक्टर जब अप्लाई करते हैं तो हमारा जो एडिशनल प्रोडक्ट है वो भी इक्वल अमाउंट से ही बढ़ रहा है। तो हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो सेम यूनिट ही इंक्रीज करता जा रहा है। अपने मार्जिनल प्रोडक्ट में जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी सेम रेट से ही हो रहा है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट मार्जिनलिटी प्रोडक्टिविटी। क्लियर, क्योंकि अब हमारा जो वो है, हमारा एक तरह से जो लॉ है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, हमारा इनपुट भी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा इसमें भी हम रिगार्डलेस ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो जो हमारी जो कॉस्ट है वो भी सेम ही रहेगी। क्योंकि जब हमारा वो इंक्रीमेंट ही सेम रेट से हो रहा है, कांस्टेंट रेट से हो रहा है, तो हमारा जो कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट रेट से ही बढ़ेगी। क्लियर, तो इसलिए इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट भी कहते हैं। अब नीचे मैंने ये शो भी कर रखा है कि 5 मतलब जो इनपुट है वो 5 यूनिट से बढ़ाया गया है, तो इससे हमारा जो कर्व है वो कैसा आता है, लीनियर आएगा, एक लाइन आएगी। ठीक है, और वो लाइन क्या शो करेगी कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी में जो इंक्रीमेंट आ रहा है, जो हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, कांस्टेंट रेट से आ रहा है, और जो हमारी कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, अभी ग्राफ से देख लेते हैं। एल्जेब्रिकली ये सब इक्वल रहेंगे क्योंकि हमारा जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो सेम रह रहा है हर सिचुएशन में, क्योंकि हमारा जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आ रहा है वो सेम रेट से बढ़ रहा है। क्लियर, हमारा ग्राफ देखें तो हमारा ग्राफ भी देखो, इनपुट का जो है वो एक्स एक्सिस पे, आउटपुट हमारा वाई एक्सिस पे, और हमारा एक ये एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है, लीनियर हमारा जो एक ग्राफ है कि भाई हमारे एक्स की और वाई की वैल्यू दोनों की सेम रेट से बढ़ रही है। जैसे कि भाई अगर उसमें 5 बढ़ा रहे हैं, 10 बढ़ा रहे हैं, तो वो सेम रेट से बढ़े जा रहा है। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, अब इसमें क्या होता है, जब भी हम हमारा जो वेरिएबल इनपुट है उसमें हम फिक्स फैक्टर को अगर अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो लेस और लेस हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो प्रीवियस यूनिट से मतलब कम होता जाता है, लेसर होता जाता है, और जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। क्लियर, तो इसलिए इसको इंक्रीजिंग कॉस्ट कहा जाता है और डिक्रीजिंग रिटर्न्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें रिटर्न्स कम मिलता है, क्योंकि हमारा जो रिटर्न्स है, आउटपुट जो है वो कम होता जाता है एज पर जितना हम फिक्स फैक्टर ऐड करते जाते हैं, अप्लाई करते जाते हैं इनपुट में, और हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है, इसलिए इसको इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिक्रीजिंग रिटर्न्स कहा जाता है। देखो एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि हमारा क्या है कि हमारा जो फर्टिलाइजर है वो उसका इनपुट जो है वो तो हमारा 10 से बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट जो आउटपुट है, हमारा टोटल प्रोडक्ट जो निकल के आया है वो क्या है, 500 से 1400 हो रहा है। तो हमारा 500 से 1400 हो रहा है, तो हमारा 900 का वो हमें एक तरह से यहाँ पे 900 बढ़ा है, तो उससे तो, और यहाँ पे हमारा 10 है तो कितना हो गया, 90 आ गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो रिटर्न है। लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट देखा, हमने इनपुट हमारा 10 ही डाला, हमने 10 ही बढ़ाया, हमारा 10 से 20 हुआ है तो 10 इंक्रीज हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, हमारा 1400 से 2100 हुआ है, तो इसमें हमारा क्या हुआ है, हमारा 7 का हुआ है, तो 700 का हुआ है, तो हमारा कितना बना है, 70। तो ये तो ना तो कांस्टेंट है ना इंक्रीमेंट आ रहा है, 90 से 70 इवन ये कम ही होता जा रहा है, तो इसलिए हमारा जो क्या है, ये डिक्रीजिंग रिटर्न कहा जाता है, इस लॉ को डिक्रीजिंग रिटर्न लॉ कहा जाता है। क्लियर हो गया। इसमें हमारा जो एल्जेब्रिकली अगर हम देखें तो हमारा जो प्रीवियस वाला होता है, जो सबसे फर्स्ट होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है देन दैट ऑफ द सेकेंड। क्लियर, और इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड कॉन्वेक्स बनेगा एक तरह से। क्लियर, तो ये एक कॉन्केव में कह दो, डाउनवर्ड कॉन्वेक्स, या फिर कॉन्केव कह देते हैं हम, कॉन्केव नीचे की साइड होता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, और ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है हमारा, या फिर लॉ ऑफ जो डिक्रीजिंग रिटर्न है, ये हमारा बहुत ही कॉमन है एग्रीकल्चर में, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्लियर हो गया हमें तीनों के तीनों लॉ, हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या डिक्रीजिंग रिटर्न।
क्लियर है? इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि कैसे कैसे हमारा जो आउटपुट है वो कैसे वेरी करता है जब हम इनपुट को एक फिक्स फैक्टर से के साथ एडिशन करते हैं उसके अंदर। क्लियर? तो अब हमारा आता है बेसिक प्रोडक्शन रिलेशन से। तो हमारा जो रिलेशनशिप है प्रोडक्शन के अंदर जो हमारा बेसिक रिलेशनशिप है वो किसके बीच में होगा? इनपुट और आउटपुट के बीच में। हमारा इनपुट क्या है? रिसोर्सेज है। आउटपुट क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। तो अब हमें यही देखेंगे कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो कैसी है हमारे रिसोर्सेज और प्रोडक्ट के बीच में। कई बार ये बहुत सिंपल होती है, कई बार ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसी के लिए हमारा जो प्रोडक्शन रिलेशनशिप है उसको 3 पार्ट पे डिवाइड किया गया है। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। क्लियर? तो सबसे पहला आता है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप किस चीज़ के साथ डील करता है कि हमारी जो रिसोर्स की प्रोडक्शन करने की जो एफिशिएंसी है वो कैसी है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट बनने में और हमारे रिसोर्स में जो मतलब एफिशिएंसी है उसकी जो रिलेशनशिप है उसके साथ डील करता है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये चेक करता है कि किस रेट से जो हमारा जो फैक्टर है, जो हमारा इनपुट है, रिसोर्स है, वो ट्रांसफॉर्म होता है प्रोडक्ट में। इसका जो मेन मोटो है या मेन गोल है वो क्या है? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। की प्रोडक्ट का ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, उसका प्रॉपर मतलब उसका जो हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन का जो क्राइटेरिया वो क्या है कि हमारा मिनिमम इनपुट लगे और मैक्सिमम आउटपुट मिले हमें। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, यही इस रिलेशनशिप का गोल है। क्लियर? ये जो रिलेशनशिप है इसको इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप क्या करती है? हमें ये प्रोड्यूसर को ये गाइड करती है कि उसको कितना प्रोड्यूस करना है। क्लियर? तो ये उसको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, जो प्रोड्यूसर है हमारा, कि उसको कितना प्रोड्यूस करना है। तो इसलिए जो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप है ये हमारे लिए हेल्पफुल है। क्लियर? कि सबसे पहले तो हमारा जो एफिशिएंसी रिसोर्स की उसका रिलेशनशिप देखा जाता है प्रोडक्ट के साथ। उसके बाद इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये चेक करना कि हमारा जो रिसोर्स है वो कितनी जल्दी या कितनी एफिशिएंसी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट में, जो हमारा आउटपुट है उसमें। इसका मेन मोटो यही है, मेन गोल यही है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमाइज रहे, हमारा मिनिमम इनपुट लगे, मैक्सिमम आउटपुट रहे। इस रिलेशनशिप को हम इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कहते हैं। और फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप क्या करता है? हमारे प्रोड्यूसर को गाइड करता है ये डिसीजन लेने में कि उसको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, उसको कितना प्रोड्यूस करना चाहिए आउटपुट। क्लियर है? अब ये जो रिलेशनशिप है हमारा फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ये एक्सप्लेन किया जाता है बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जो डिक्रीजिंग रिटर्न था हमारा, हम ये पीछे भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से हम इसको मतलब एक तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। एल्जेब्रिकली ये रिलेशनशिप क्या कहता है कि हमारा जो आउटपुट है वो किसका फंक्शन है कि हमारा x1 जो है ये तो वेरिएबल है और बाकी के सारे हमारे फिक्स फैक्टर्स है, x2 x3 xn। तो देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को। ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो कैसे हमें ऑब्टेन होता है। ये ऑब्टेन होता है एज द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिसोर्स इज वेरिड। मतलब एक रिसोर्स तो वेरी कर रहा है, जो मैंने अभी आपको जो इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, वो यही एक्सप्लेन कर रही है कि हमारा एक रिसोर्स तो वेरिएबल है, बाकी के सारे जो रिसोर्सेज है उनको फिक्स रखा गया है। इस लॉ को वेरिएबल प्रोपोर्शन और प्रिंसिपल ऑफ एडिड कॉस्ट एंड एडिड रिटर्न्स भी कहा जाता है। मैंने कहा था ना, इंक्रीमेंट कॉस्ट का इंक्रीमेंट होता है इसमें, और जो हमारा रिटर्न है उसका जो आउटपुट है हमारा वो डिक्रीज करता है। तो इसलिए इसको हम प्रिंसिपल ऑफ एडिड कॉस्ट एंड एडिड रिटर्न्स भी कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की? इट इज इफ द क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्टिव सर्विस इज इंक्रीज। अगर कोई एक क्वांटिटी बढ़ती है, सर्विस बढ़ती है, इंक्रीज होती है मतलब इक्वल इंटरवल से, तो हमारी जो क्वांटिटी है अदर रिसोर्सेज की या अदर सर्विसेज की उसको कांस्टेंट रखा जाता है। तो द इंक्रीमेंट टू टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज एट फर्स्ट बट विल डिक्रीज आफ्टर सर्टेन पॉइंट। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एक पॉइंट तक तो वो इंक्रीज कर सकता है, लेकिन एट द एंड किसी सर्टेन पॉइंट के बाद वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। क्लियर? ये डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि अगर हम एक क्वांटिटी अपनी कोई प्रोडक्ट सर्विस को इंक्रीज करते हैं बाय इक्वल इंक्रीमेंट, मतलब इक्वल इंटरवल से, किस तरह से कि हमारा जो बाकी के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कांस्टेंट रखें, तो जो हमारा इंक्रीमेंट है टोटल प्रोडक्शन में वो एक बार तो इंक्रीज हो सकता है, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट वो क्या होगा? उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा आफ्टर सर्टेन पॉइंट। क्लियर? ये क्या कहता है? हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहता है। अब कुछ ना लिमिटेशंस हैं हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, कि ये कुछ सिचुएशंस में फेल हो जाता है, मतलब कुछ सिचुएशंस में ये काम नहीं कर पाता। इसी को ही लिमिटेशंस ऑफ द लॉ कहा जाता है।
तो सबसे पहली है इम्प्रूव मेथड ऑफ कल्टीवेशन, और अगर हम कल्टीवेशन के मेथड को इम्प्रूव करते हैं तो ये लॉ कहीं ना कहीं वहाँ जाके फेल हो जाता है, ऑपरेट नहीं कर पाता ढंग से, न्यू सॉइल के ऊपर ये लॉ नहीं लग सकता। थर्ड, इनसफिशिएंट कैपिटल अगर होगी तो नहीं लग सकता, क्योंकि किसी के पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसके लिए उस पर भी ये लॉ हम यूज़ नहीं कर सकते, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स फेल हो जाता है वहाँ पे। क्लियर। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, और जो जो हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए हमने डेफिनेशंस या रेशोज जो हमने अभी पहले यूज़ किए थे, जैसे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का जो हमने यूज़ किया था रेशो, वो सारे अभी हम इसको डिटेल में अभी देखेंगे कि क्या क्या होता है। सबसे पहला आता है हमारा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या आता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल इनपुट। जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है हमें डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल इनपुट की हेल्प से हमें जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। टोटल प्रोडक्ट क्या करता है, टेक्निकल एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है किसकी, फिक्स रिसोर्सेज की। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, ये रेशियो है हमारा टोटल प्रोडक्ट क्वांटिटी का किसके साथ, इनपुट यूज इन प्रोड्यूसिंग दैट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब हमारा जो आउटपुट निकल के आ रहा है उसका रेशियो लेते हैं हम किसके साथ, कि हमारा जो इनपुट की क्वांटिटी यूज की गई है, दैट इज y बाय एक्स, वेयर y इज द टोटल प्रोडक्ट एंड x इज द टोटल इनपुट। क्लियर। तो एवरेज जो प्रोडक्ट है वो इंडिकेट करता है टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल इनपुट, कि वेरिएबल इनपुट की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, टेक्निकल एफिशिएंसी है वो कितनी है, ये हमें कौन बताता है, एवरेज प्रोडक्ट बताता है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, कि एडिशनल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट रिजल्ट फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। मतलब कि अगर हम एडिशनल यूज कर रहे हैं, मतलब हमारा जो चेंज आ रहा है टोटल प्रोडक्शन में या टोटल आउटपुट में, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट लेवल। अगर हम इनपुट लेवल को चेंज कर रहे हैं तो हमारे आउटपुट लेवल में जो चेंज आ रहा है, मान लो मैंने एडिशनल इनपुट डाला, मतलब मैंने इनपुट को, रिसोर्स को और बढ़ाया, तो उससे मेरे आउटपुट में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो चेंज आ रहा है, वो जो निकलता है, वो जो रेशियो आता है, उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। तो ये वही है कि टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑब्टेन बाय यूजिंग डिफरेंट यूनिट ऑफ इनपुट मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, फिजिकल प्रोडक्ट बन जाता है। सेम फॉर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, कि भाई हमारा आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, भाई हम आउटपुट के साथ इनपुट का जो रेशो ले रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन ये कौन से टर्म्स में, फिजिकल यूनिट्स में। जैसे कि एग्जांपल है केजी, टन्स और बाकी जितने भी हमारी फिजिकल यूनिट्स होती हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर हम अपना एवरेज लेते हैं अपने प्रोडक्ट का तो उसको एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर। ऐसे ही मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वही कि अगर हम एडिशनल क्वांटिटी ले रहे हैं इनपुट की, उसके साथ हमारा एडिशनल जो आउटपुट आ रहा है, उन दोनों का जो हम रेशो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, कि भाई आउटपुट जो हमारा है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट जो निकल के आ रहा है वो क्या होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी होती है। क्लियर। अब देखते हैं हमारे क्या रिलेशनशिप्स हैं टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में। तो सबसे पहला आता है कि जब हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव रहता है। क्लियर। कि मतलब हमारा अगर हम टोटल प्रोडक्ट को देखें, अगर वो इंक्रीज करता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है हमारा, जो कि चेंज है, रेट ऑफ चेंज है हमारा आउटपुट और इनपुट में, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है कि अगर टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं। अगर हम टोटल प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो तो रेट ऑफ चेंज है, उसमें तो चेंज होना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद आता है एज लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज, जैसे जैसे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज है वो इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, मतलब वो इंक्रीज मतलब बढ़ता जाता है, उसका जो रेट है वो भी इंक्रीज करता जाता है अगर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज करता है तो। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कि मार्जिनल प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, तो हमारा क्या है, वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा। उसमें क्या हो रहा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट अगर इंक्रीज कर रहा था, जो हमारा रेट ऑफ चेंज है वो भी बढ़ रहा था। मान लो कि 5% से पहले बढ़ रहा था तो फिर 6% हो रहा है, फिर 7% हो रहा है, तो उसका रेट भी इंक्रीज हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट रहता है तो हमारा रेट जो है, रेट क्या है, वो कांस्टेंट रहेगा, हमारे कांस्टेंट रेट से इंक्रीमेंट आएगा टोटल प्रोडक्ट में। क्लियर। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करता है तो हमारा रेट जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। जो टोटल प्रोडक्ट हमारा जो इंक्रीज करता है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है। मान लो पहले 7 से कर रहा होगा तो फिर 6 से करने लग जाएगा, 5 से करने लग जाएगा।
जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम पे होता है। क्लियर। उसके बाद है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन जीरो, नेगेटिव हो जाता है, तो हमारा जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन क्या डिक्रीज करना शुरू कर देता है एट इंक्रीजिंग रेट, कि रेट तो बढ़ता जाता है लेकिन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है वो क्या होता जाता है, वो डिक्रीज होता जाता है। क्लियर। ये क्या था, रिलेशनशिप था टीपी टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट के बीच में। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब ज़्यादा होगा एवरेज प्रोडक्ट से तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब दोनों इक्वल होंगे तो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मार्जिनल प्रोडक्ट जब कम होगा एवरेज प्रोडक्ट से तो एवरेज प्रोडक्ट हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। तो ये रिलेशनशिप है मार्जिनल और एवरेज के बीच में। अब आता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, इसको ई पी से डिनोट करते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, हमारी रेशियो ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट टू एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। क्लियर। तो हमारा मार्जिनल क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज होता है हमारा आउटपुट में विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट। इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं किसके साथ, हमारे जो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है, कि भाई हमारा जितना आउटपुट निकल के जितना इनपुट है उसका अगर हम आउटपुट के साथ रेशियो लेते हैं तो वो हमारा क्या निकल के आता है, इलास्टिसिटी निकल के आती है, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं हमारी इलास्टिसिटी कैसे वेरी करती है, किस तरह से हमारी डिफाइन होती है। हमें पता है इलास्टिसिटी हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर ईपी हमारा 1 होगा कब, जब कांस्टेंट रिटर्न्स होंगी, जब हमारा एमपीपी इज इक्वल टू एपीपी होगा। क्लियर। हमारा जो ईपी है, हमारी इलास्टिसिटी है जो प्रोडक्शन की, वो ग्रेटर देन 1 होगी अगर हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। मतलब हमारा जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा क्या होगा, ईपी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर वो डिक्रीज करेगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट तो हमारा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। मतलब हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे तो लेस देन 1 होगा। अगर ईपी इक्वल्स टू 0 होगा तो हमारा एमपीपी इज 0 और टीपीपी इज मैक्सिमम। मतलब हमारा जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0 होगा, और जो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है हमारा, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है हमारा, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ईपी जो है हमारा वो लेस देन 0 होगा जब नेगेटिव रिटर्न्स होंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप। मतलब इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है, उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ हमारे इनपुट की रिलेशनशिप देखते हैं हम इनपुट के साथ। क्लियर। तो ये जो रिलेशनशिप है ये क्या बताता है, इसका जो ये किस चीज़ के साथ डील करता है कि हमारा रिसोर्स का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए और रिसोर्स से हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मान लो कि कोई जो हमारा रिसोर्स है या जो इनपुट है कि वो हमें इतना, मतलब हमारा जो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होना चाहिए। तो हमें इस तरह का रिसोर्स लेना पड़ेगा ना कि भाई हमारे कॉस्ट को मिनिमाइज करके रखें। तो हम कई बार रिसोर्स को सब्स्टिट्यूट भी करेंगे। तो हमारा रिसोर्स ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो। तो अगर कोई रिसोर्स हमारा, कोई इनपुट हमारा हमें ज़्यादा कॉस्ट दे रहा होगा तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर रिसोर्स या अदर इनपुट। क्लियर। तो इसमें हम यही देखते हैं कि हमारा जो फैक्टर रिलेशनशिप है उसमें हमारा जो आउटपुट है उसको कांस्टेंट रखा जाता है और जो हमारा इनपुट है उसकी क्वांटिटी को वेरी किया जाता है। ठीक है। हम देखते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन से इनपुट के या कैसे सब्स्टिट्यूशन से हमारी जो कॉस्ट है जो वो मिनिमाइज हो सके। इसलिए हमारा जो सारा खेल है वो किसके ऊपर होता है, हमारे इनपुट के ऊपर होता है। हमारा जो आउटपुट है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। इसमें ये जो रिलेशनशिप है ये प्रोड्यूसर को गाइड करती है कि उसको कैसे प्रोड्यूस करना है। क्लियर। पिछले में हम ये बता रहे थे कि उसको कितना प्रोड्यूस करना है। क्लियर। तो ये जो रिलेशनशिप है ये इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से, हमारा इसका जो प्रिंसिपल है, जो बेस है वो यही है कि किस तरह से हम हमारा जो इनपुट है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या कॉम्बाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा होना चाहिए, लीस्ट कॉस्ट होनी चाहिए हमारी। अगर हमारी उसका कॉम्बिनेशन हमें लीस्ट कॉस्ट दे रहा है तो फिर वो हमारे लिए फिजिबल है, बेनिफिशियल है। एल्जेब्रिकली हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो x1 x2, मतलब 2 रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन ले रखा है और बाकी सबको फिक्स रखा गया है। तो और आउटपुट हमारा उससे फिक्स ही रहेगा। क्लियर। ये था फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप। फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप में हम पढ़ेंगे आइसोक्वांट्स। आइसोक्वांट्स क्या होता है, ये बताता है हमें कि हमारे जो 2 फैक्टर हैं और आउटपुट हैं उनको हम 2 डायमेंशनल ग्राफ में तो बता नहीं सकते इस रिलेशनशिप को, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हो गए, 2 तो इनपुट आ गए, 1 आउटपुट आ गया। ठीक है। चाहे आउटपुट हमारा कांस्टेंट भी रहे लेकिन उसकी भी तो वैल्यू रहेगी ना, जब हमारे 2 जो इनपुट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में।
तो हमारा ये 3 डायमेंशनल हो गया। तो 3 डायमेंशनल डायग्राम जो है उसको बताने के लिए हमारा कौन क्या यूज करते हैं, आइसोक्वांट्स यूज करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स 3 वेरिएबल एंड कैन बी प्रेजेंट इन द 3 डायमेंशनल डायग्राम गिविंग अ प्रोडक्शन सरफेस। तो आइसोक्वांट क्या है, कन्वीनियंट मेथड है फॉर कंप्रेसिंग 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ प्रोडक्शन इनटू 2 डायमेंशन। उसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है आइसोक्वांट की हेल्प से, इसीलिए हम आइसोक्वांट को यूज करते हैं। क्लियर? तो देखो डेफिनेशन में क्या बताया गया है, आइसोक्वांट रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 रिसोर्सेज x1 एंड x2 फिजिकली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा क्या कर रखा है, इसको 2 डायमेंशन में हमारा जो आइसोक्वांट है इसने कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर? तो इस डायग्राम में हम ये इजीली देख पा रहे हैं। देखो जैसे हमारा जो है ये एक्स एक्सिस पे ये x1 ले रखा है हमारा यहाँ पे, फिर x2 यहाँ पे ले रखा है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो y है ये हमारा क्या है, आउटपुट है। तो ये जो आइसोक्वांट है हमारा, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि भाई हमारा जो 3 डायमेंशनल का जो हमारा डायग्राम है उसको हम कैसे 2 डायमेंशन में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो ग्राफ आ रहा है ये हमारा दोनों इनपुट और आउटपुट को मिला के आ रहा है। क्लियर है? अब आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोक्वांट्स। तो आइसोक्वांट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो हमारा स्लोप है वो लेफ्ट से राइट होता है, और या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड होता है ना। तो मतलब क्या होता है कि स्लोप जो है वो डाउनवर्ड्स होता है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोप जो है वो डाउनवर्ड आएगा। हमने अभी अपना पिछला देखा था ना, अभी देखो हमारे इस डायग्राम में क्या है, वो लेफ्ट से राइट क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है हमारा कर्व। तो ये क्या है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर? कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से क्या होएगा, कॉन्वेक्स होएगा, ऊपर की तरफ होएगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट नहीं करता। आइसोक्वांट्स जो है वो लाइंग अबव एंड टू द राइट ऑफ अनदर रिप्रेजेंटेशन हाई लेवल ऑफ आउटपुट। जो आइसोक्वांट है हमारा वो कहाँ लाई करता है, अबव एंड टू द राइट ऑफ अनदर रिप्रेजेंटेशन, उससे जो हमारा आउटपुट का जो रिप्रेजेंटेशन है उससे अबव और राइट साइड में लाई करता है। जो स्लोप है आइसोक्वांट का वो डिनोट किया जाता है किससे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब MRTS से। अब देख लेते हैं MRTS क्या है। इट रेफर्स टू द अमाउंट बाय विच वन रिसोर्स इज रिड्यूस, मतलब एक रिसोर्स को कितने कैसे उससे रिड्यूस किया गया, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन है, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप में हमारा कॉम्बिनेशन है किसका, रिसोर्सेज का। तो हमारा इसमें एक रिसोर्स को रिड्यूस किया जाएगा, एक को इंक्रीज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें हमारा कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। क्लियर? तो इसीलिए हमारा जो अमाउंट है उसके लिए हमें क्या किया जाता है, एक रिसोर्स को रिड्यूस किया जाता है, दूसरे को इंक्रीज किया जाता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर? और जो स्लोप है आइसोक्वांट का वो कौन इंडिकेट करता है, MRTS इंडिकेट करता है। तो कैसे बताते हैं हम MRTS को, कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रिप्लेस रिसोर्स, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एडेड रिसोर्स। नेक्स्ट आता है हमारा सब्स्टिट्यूट। तो हमारा जो रिसोर्स है उसमें दो हैं, एक रिसोर्स कॉम्बिनेशन और एक दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होएगा हमारा, कि हमें ऐसा इनपुट जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा लेना पड़ेगा कि हमारा जो आउटपुट है वो एक मतलब जिस लेवल पे है उसी पे रहे, हमारा कांस्टेंट रहे। यही है ना हमारा, यही फंडा है, यही क्राइटेरिया है हमारा फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप का। तो जब हमारा एक फैक्टर रिड्यूस होता है तो हमारा दूसरा फैक्टर क्या है, इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा जो आउटपुट लेवल है उसको हमको सेम रखना है। तो इस चक्कर में हमारा क्या होता है, MRTS जो है हमारा वो हमेशा लेस देन 0 रहता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारा जो MRTS है वो क्या कहता है कि हमारा जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं रिप्लेस रिसोर्सेज की डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एडेड रिसोर्स। ठीक है? तो हमारे जो रिप्लेस्ड होंगे रिसोर्स अगर वो डिक्रीज करता है और जो हम ऐड कर रहे हैं वो इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, MRTS अपने आप ही लेस देन 0 रहेगा। क्लियर? तो अब समझ आ गया सब्स्टिट्यूट। उसके बाद आता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि 2 रिसोर्सेज आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल, मतलब क्या हो कि दोनों का सब्स्टिट्यूशन ऐसा हो कि इंटरचेंजेबल हो, कि मतलब एक को डिक्रीज करें उसी उससे और उसको इंक्रीज करें उसी रेट से, तो क्या होए कि हमारा बिल्कुल जो रिसोर्स जो हमारा आउटपुट है वो उस पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, वो कांस्टेंट रहे। तो वो क्या कहलाता है, परफेक्ट कहलाता है। कि मतलब दोनों का सेम रेट से, मतलब दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल हो, कि मतलब अगर उसकी जगह उसको रख दो, उसकी जगह उसके रख दो, तब भी कोई चेंज ना आए, तब भी हमारा जो आउटपुट है वो सेम रहे, तो क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो आइसोक्वांट फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज नेगेटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन। मतलब अब हमारा क्या है, कर्विकल था हमारा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होएगा, हमारा क्या होता है,
ये एकदम स्ट्रेट लाइन आती है, मतलब जो ग्राफ लीनियर बनेगा, स्लोप्ड होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ये कॉन्वेक्स जो अपर कॉन्वेक्स बन रहा था वो नहीं होगा। क्लियर। MRTS इज कांस्टेंट। एग्जांपल है हमारा फैमिली लेबर एंड हायर्ड लेबर, फार्म प्रोड्यूस्ड एंड परचेज सीड्स। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के, कि भाई हम फैमिली लेबर लगा लें या हायर्ड लेबर लगा लें, हमारा जो वो है सब्स्टिट्यूशन है वो दोनों ही केस में ऐसा नहीं है कि भाई हमें कोई लॉस देगा, हमारा आउटपुट उसी हिसाब से आएगा, क्योंकि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन हुई है वो तो वही है, लेकिन हमारा जो हम इनपुट डाल रहे हैं, हम रिसोर्स जो डाल रहे हैं वो फैमिली लेबर की जगह हम हायर्ड लेबर ले लेंगे, लेकिन हमारा आउटपुट तो वही रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन लेते हैं, कि जब दो रिसोर्सेज को साथ हम काम करा रहे हैं वो कॉम्बिनेशन है, तो उसमें क्या आ जाते हैं, रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं एक दूसरे के। इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, रिडक्शन इन वन फैक्टर कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एन इंक्रीज इन अनदर फैक्टर। मतलब हम इस केस में हम ये नहीं कर सकते कि हम एक को बढ़ाएं और एक दूसरे को घटाएं, तो इसमें हमारा जो MRTS है वो क्या रहता है, 0 रहता है। क्लियर। आता है हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमारे जो दो रिसोर्सेज होते हैं उनको फिक्स प्रोपोर्शन में यूज किया जाता है, वो क्या होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इसमें हमारा क्या है, एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन लिया जाता है दोनों का, जिससे कि हमें एक पर्टिकुलर लेवल का जो आउटपुट है वो मिले। इसमें आइसोक्वांट जो है वो हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा। क्लियर। इसके एग्जाम्पल है ट्रैक्टर एंड ड्राइवर, पेयर ऑफ बुलॉक्स एंड लेबरर। उसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है उसके टाइप्स हैं। पहला है फिक्स प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है इनपुट वो फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, इनपुट आर कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन। इसमें क्या है, हमें एक लेवल का, एक पर्टिकुलर लेवल का आउटपुट देने के लिए हमारा जो इनपुट है उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको फिक्स प्रोपोर्शन में रखा जाता है। इसका जो आइसोक्वांट का जो ग्राफ होगा हमारा, उसका ग्राफ कैसा होगा, एल शेप्ड ग्राफ होगा। क्लियर। It is difficult to find example of input which combine only in fixed proportion in agriculture. क्लियर। ये तो भाई बहुत ही मुश्किल है कि हम एकदम फिक्स प्रोपोर्शन में हमको मिल जाए, क्योंकि रियलिस्टिक सिचुएशंस में ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है कि हम एकदम फिक्स प्रोपोर्शन में इनपुट्स को ले सकें। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेशन होती है सिचुएशन की, जैसे कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रैक्टर एंड ड्राइवर कॉम्बिनेशन, टू ऑपरेट अनदर ट्रैक्टर नॉर्मली वी नीड अनदर ड्राइवर। तो दूसरे जो ट्रैक्टर है उसको ड्राइव करने के लिए हमें क्या होगा, दूसरा ड्राइवर लगेगा। तो इसीलिए हमें सिचुएशन को क्या करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है। रियलिस्टिक सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता कि हम एकदम फिक्स प्रोपोर्शन ले पाए। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब फॉर ईच, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड, कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, हमारा एक फैक्टर जो एक यूनिट है हमारा, एक रिसोर्स जो है हमारा, उसमें अगर कोई गेन होता है तो जो दूसरा जो फैक्टर है हमारा उसमें उसकी क्वांटिटी में हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्लियर। तो एक कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा कि एक को हम कहीं ना कहीं डिमिनिश कर रहे हैं, उसके दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूसरे में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्लियर। एक का सेक्रीफाइस हो रहा है तो दूसरे में इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरे में गेन हो रहा है। व्हेन फैक्टर्स सब्स्टिट्यूट एट कांस्टेंट रेट, आइसोक्वांट आर लीनियर नेगेटिवली स्लोप। तो हमारा आइसोक्वांट वैसे तो नेगेटिवली स्लोप होता है, ये नीचे की तरफ होता है, तो इसमें क्या होता है, लीनियर रहता है, जैसे फैमिली लेबर एंड हायर लेबर, वही। ठीक है, तो ये एकदम सेम एग्जांपल है उसकी तरह जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा था। क्लियर। उसके बाद है थर्ड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है हमारा, कि हमारा जो हर एवरी सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन द यूज ऑफ वन फैक्टर रिप्लेसेस लेस एंड लेस ऑफ द अदर फैक्टर। कि हमारा क्या होना चाहिए, कि हमारा जो मतलब कोई भी फैक्टर अगर हम रिप्लेस करें उसमें कम से कम सेक्रीफाइस करना पड़े हमें। क्लियर। मतलब अगर हमारा किसी एक फैक्टर में हमें इंक्रीमेंट करना भी पड़ रहा है तो दूसरे में हमें कम से कम सेक्रीफाइस करना पड़े, मतलब हमारा जो डिक्रीजिंग रेट है वो कम होना चाहिए। क्लियर है। जैसे कैपिटल एंड लेबर है हमारा, कंसंट्रेट्स एंड ग्रीन पाउडर, हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, ये सारी चीज़ें। क्लियर। तो वो जो डिक्रीजिंग रेट है वो कम होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है, इसको प्राइस लाइन, बजट लाइन, आइसो आउटले लाइन, फैक्टर कॉस्ट लाइन ये भी कहते हैं। आइसो कॉस्ट लाइन डिफाइंस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू रिसोर्सेज व्हिच कैन बी परचेज विद अ गिवन आउटले ऑफ फंड। मतलब आइसो कॉस्ट लाइन क्या बताता है हमें, क्या डिफाइन करता है कि जितने भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं दो रिसोर्सेज के, ठीक है, उनके लिए जो हमें फंड चाहिए होते हैं, मतलब जो भी पैसे चाहिए होते हैं,
उस वो जो लाइन देता है या वो जो ग्राफ बनता है हमारा कॉस्ट का, उसको क्या कहते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन कहते हैं। जितने भी हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं दो रिसोर्सेज को खरीदने के, क्लियर, परचेज करने के, तो ये होता है हमारा आइसो कॉस्ट लाइन। ये इसका ग्राफ दे रखा है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे आइसो कॉस्ट लाइन के, कि एज द टोटल आउटले इंक्रीज आइसो कॉस्ट लाइन मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे जैसे हमारा टोटल आउटले जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, हमारी जो कॉस्ट लाइन है वो दूर होती जाएगी ओरिजिन से। आइसो कॉस्ट लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज इनपुट प्राइस डू नॉट चेंज विद द क्वांटिटी परचेज। हमारा जो इनपुट प्राइस है, जो हमने खर्च करा है, वो चेंज नहीं होता, चाहे हमारी क्वांटिटी परचेज जो है वो कितनी ही वेरी कर जाए। इस वजह से हमारा आइसो कॉस्ट लाइन क्या है, स्ट्रेट आता है, कि हमारा जो इनपुट का जो प्राइस है वो तो चेंज नहीं हो रहा ना, हमने जो इनपुट करा है प्राइस वो चेंज नहीं हो रहा, चाहे हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, क्लियर। उसके बाद थर्ड क्या है, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन इंडिकेट द रेशियो ऑफ फैक्टर प्राइसेस। हमारे जो फैक्टर प्राइसेस है, हमारे जो रिसोर्सेज के प्राइस है, उसको इंडिकेट करता है हमारा आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप, क्लियर। उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप किसके साथ डील करता है, कि रिसोर्स का एलोकेशन हो रहा है अमंग कॉम्पिटिटिंग एंटरप्राइजेस। मतलब हमारा जो आउटपुट है उसका आउटपुट के साथ ही रिलेशनशिप हम देख रहे हैं। हमारा जो गोल होता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप का, वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करना। प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप के अंदर हम क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं, कि हमारा जो इनपुट है वो कांस्टेंट रखा जाता है, हमारा जो आउटपुट है उसको वेरी किया जाता है। मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप है, तो इसमें सारा काम किसके ऊपर होगा, हमारा ये होगा हमारा आउटपुट के ऊपर, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा ये जो रिलेशनशिप है, ये हमें बताता है कि हमारा जो प्रोड्यूसर है उसको क्या डिसाइड करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। हमें फैक्टर क्या बता रहा था, कि कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और जो हमारा फैक्टर और जो प्रोडक्ट रिलेशनशिप था, वो हमें क्या बता रहा था, कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हमें गाइड करते हैं कि कितना, कैसे और कब, कहाँ प्रोड्यूस करना है। This relationship is explained by the principle of product substitution और law of equimarginal return। ये जो relationship है ये product substitution principle के through explain किया जाता है। This relationship is concerned with the determination of optimum combination of product। ये जो relationship है ये किस पे डिपेंड करता है, कि किस पे ज़्यादा कंसर्न है ये, कि हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब हमारा जो हमारा प्रोडक्ट या जो हमारा आउटपुट आए वो कितना, कैसा होना चाहिए, वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। जो चॉइस इंडिकेटर्स है वो कौन कौन से हैं, हमारे सब्स्टिट्यूशन रेशियो और प्राइस रेशियो है, क्लियर। एल्जेब्रिकली ये कैसे डिफाइन किया गया है, कि हमारा जो y1 है वो हमारा आउटपुट है और जो फंक्शन है वो हमारे आउटपुट का ही कॉम्बिनेशन है, क्लियर। उसके बाद हमें एक नोट दिया गया है, इसमें क्या बता रहे हैं, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा, वो क्या बताता है, एक कन्वीनियंट डिवाइस है क्या करने का, हमारे जो प्रोडक्शन फंक्शंस हैं उसको एक सिंगल ग्राफ में ही डिपिक्ट करने का। मतलब हमारे दो आउटपुट हुए तो उसके लिए जो कर्व बनाया जाता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्लियर। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। इसमें क्या है, सबसे पहला है जॉइंट प्रोडक्ट। इसमें सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ही हमारे दो जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। ये दोनों क्या होते हैं, कंबाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब एक जो मेन प्रोडक्ट है हमारा, जो प्रोडक्शन हो रहा है आउटपुट का, वो दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कि एक का जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो डिसाइड करता है दूसरे वाले का। ऑल फार्म कमोडिटीज आर मोस्टली जॉइंट प्रोडक्ट। मतलब जितनी भी हमारी फार्म कमोडिटीज है मैक्सिमम जॉइंटली प्रोडक्ट होते हैं हमारे। जैसे कि व्हीट एंड स्ट्रॉ, जैसे हमारा भूसा और गेहूं होता है, ऐसे पैडी एंड स्ट्रॉ, हमारे कॉटन सीड एंड लिंट की हमारे जो सीड्स होते हैं वो, और जो कॉटन निकल के आती है जो हम यूज़ करते हैं वो, कैटल एंड मैन्योर वो एक साथ होता है, बटर एंड बटर मिल्क, बीफ एंड हाइट्स। तो मतलब ये जो सारे एग्जांपल्स हैं हमारे, ये जॉइंट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स हैं, क्लियर। कि भाई दोनों एक, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हम भाई कैटल है, मैन्योर नहीं होगा, हमारा मैन्योर नहीं मिल सकता, हमें मैन्योर साथ में मिलेगा ही अगर हम कैटल्स को वो कर रहे हैं, क्लियर। अगर कैटल्स को पालेंगे तो हमें भाई मैन्योर तो मिलेगा ही, उनके साथ उनका जो वेस्ट है वो एक मैन्योर की तरह काम करता है, तो क्लियर। तो ये जॉइंट प्रोडक्ट है, एक का प्रोडक्शन दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटिटी ऑफ y1, मतलब ग्राफ में जो हमारा ग्राफ है वो बता रहा है जो क्वांटिटी है y1 एंड y2 की, दैट कैन बी प्रोड्यूस एट डिफरेंट लेवल ऑफ रिसोर्सेज। ये जो है ये डिफरेंट लेवल पे हम कर सकते हैं, कि भाई मान लो कि हमारा जो y1 है वो डिफरेंट लेवल पे है,
Y2 डिफरेंट लेवल पे है, क्लियर। फिर हम Y1 हमारा आगे मतलब हमारा जो एक आउटपुट है वो डिफरेंट लेवल पे हो जाए और Y2 है वो डिफरेंट, मतलब इनका जो लेवल है, इनका जो रेशो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन इनका प्रोडक्शन जरूर होगा एक साथ, क्लियर। ये मतलब लेवल ऑफ रिसोर्सेज में ये वेरी कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है Y1 और Y2 की वो वेरी कर सकती है, लेकिन हमारे ये जॉइंटली प्रोडक्ट होंगे ही होंगे। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंटरप्राइजेस। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है हमारा कि दोनों एंटरप्राइजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं किस तरीके से, विद अ चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन द अदर ऑल्सो चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन। मतलब क्या होता है कि अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरा भी उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। मतलब व्हेन इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ वन प्रोडक्ट रिसोर्स हेल्ड कांस्टेंट। उस जब हम एक के आउटपुट में इंक्रीमेंट करते हैं तो दूसरे के लिए हम क्या करते हैं, रिसोर्स को कांस्टेंट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका भी आउटपुट इंक्रीज हो, क्लियर। मतलब हमारा क्या है इसमें, हमारे जो दोनों आउटपुट है उनको सेम रखने के लिए हमारा जो रिसोर्स है, जो इनपुट है उसको कांस्टेंट कर दिया जाता है, जैसे कि भाई उसमें डिक्रीमेंट ना आए। द टू एंटरप्राइजेस डू नॉट compete for resources but contribute to the mutual production by providing an element of production required by each other। मतलब इसमें क्या है कि ये दोनों compete नहीं करते, जबकि ये contribute करते हैं, mutual production करते हैं, एक साथ production करते हैं, जिससे कि जो production है वो एक दूसरे की हेल्प से होता है, क्लियर। मतलब ये एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट बन के करते हैं, ये नहीं कि एक दूसरे से मतलब कॉम्पीट कर रहे हैं, क्लियर। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्शन सब्सटीट्यूशन इज पॉजिटिव। जो मार्जिनल रेट है प्रोडक्शन सब्सटीट्यूशन का वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो होता है। जैसे सेरेल्स और पल्सेस, क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, ये क्या है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्लियर। इसमें क्या होता है, इसका मेन यही है कि इसमें दोनों का जो लेवल है वो सेम रेट से चेंज होता है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कि अगर एक का, ये सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, मतलब अगर एक का इंक्रीमेंट हो रहा है आउटपुट में तो दूसरे के इंक्रीमेंट के लिए हम अपने रिसोर्स या इनपुट पे चेंज लगा सकते हैं, मतलब उसको कॉन्स्टेंट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जो है उसका मतलब क्या होता है, जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है आउटपुट में वो अफेक्ट नहीं करता प्रोडक्शन लेवल को, और मतलब जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है उसके लेवल को अफेक्ट नहीं करता। मतलब जो पहले का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, ये लोग compete नहीं करते, दे मतलब ये दोनों जो आउटपुट हैं ये compete नहीं करते, दे डू नॉट compete फॉर रिसोर्सेज बट मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय वन एंटरप्राइज। मतलब ये compete नहीं कर रहे रिसोर्सेज में, लेकिन ये यूज कर लेते हैं उस रिसोर्स को जब अगर कोई उसको यूज नहीं करता, उसको यूटिलाइज नहीं करता। इसका जो मार्जिनल रेट है प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन का वो क्या होता है, जीरो होता है। एग्जाम्पल है स्मॉल पोल्ट्री और डेयरी और पिगरी एंटरप्राइजेज सप्लीमेंट्री ऑन द फार्म। ये सप्लीमेंट्री होते हैं फार्म के, कि भाई अगर हम फार्मिंग की जगह, मतलब जो हम फार्म लगा रहे हैं उसकी जगह हम स्मॉल पोल्ट्री या डेयरी खोल सकते हैं या पिगरी एंटरप्राइजेस कर सकते हैं, तो ये सप्लीमेंट्री होता है, क्लियर। ये किसी मतलब ये अफेक्ट नहीं करता इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में आउटपुट के, मतलब इसका कोई ऐसा मतलब रोल नहीं है, बस ये सप्लीमेंट्री है, एक तरह से ये सप्लीमेंट्री आउटपुट है कि मतलब इसका होना दूसरे वाले के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से कोई इम्पैक्ट नहीं डालता इसके ऊपर। उसके बाद आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेस। इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि कंपटीशन आता है। रिलेशनशिप जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज जो है हमारा एक प्रोडक्ट का वो अफेक्ट करता है दूसरे के को। दैट मीन्स कि अगर हम एक के आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा जो हमारा आउटपुट है या प्रोडक्ट है उसको क्या है, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्लियर। तो कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेस compete फॉर द सेम रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं। मतलब जो इनपुट है क्या होता है, सप्लीमेंट्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, इनमें क्या होता है हमारा जो इनपुट है वो डिफरेंट होते हैं, उसके लिए उन्हें कॉम्पीट नहीं करना पड़ता है, रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट नहीं करना पड़ता। लेकिन कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेस में क्या हो रहा है, इनपुट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो इसलिए एक का जो इंक्रीमेंट है वो दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज को यूज कर लेगा तो उसका तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा ही होगा, क्लियर है। तो दोनों के दोनों एंटरप्राइजेस एक दूसरे से compete करते हैं, क्यों, रिसोर्सेज जो है वो सेम काइंड ऑफ रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। इसका क्या है, मार्जिनल रेट जो है प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन का वो क्या है, लेस देन जीरो होता है। उसके बाद आता है हमारा एंटागोनिस्ट प्रोडक्ट। टू प्रोडक्ट में बी डेट्रीमेंटल टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिजीजेस और सिमिलर फैक्टर, मतलब उनके सिमिलर फैक्टर सिमिलर इनपुट की वजह से या कोई डिजीज की वजह से। व्हेन दिस इज ट्रू ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस। ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, इसलिए इसको एंटागोनिस्ट कहा गया कि एक दूसरे के एंटी हैं
प्रोडक्ट। जैसे एक्वाकल्चर एंड पैडी कल्टीवेशन, मतलब या तो हम एक्वाकल्चर को ही फॉलो कर सकते हैं या पैडी कल्टीवेशन। अगर एक्वाकल्चर को करेंगे तो हम पैडी की कल्टीवेशन नहीं कर सकते, पैडी कल्टीवेशन करेंगे तो एक्वाकल्चर को नहीं कर सकते। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ edumust1008 को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।